आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इसका एक पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने अगर अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। एसआरए से एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं 2 वीडियो से ही पूछे जाएंगे। इन 2 वीडियो में उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है जो 2015 से 2022 तक पूछे गए थे। दोस्तों चलिए इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, भी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अधिपत्य प्राप्ति का बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि एसआरए के अंतर्गत अधिपत्य प्राप्ति का बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसी संपत्ति पर? चल संपत्ति पर और अचल संपत्ति दोनों पर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में इसे एमपी सिविल जज 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला पूछा गया, धारा 6 एसआरए के तहत स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद नहीं लाया जा सकता। स्थावर यानी कि अचल संपत्ति। दोस्तों यहाँ पर 6 माह है, 6 माह के भीतर आपको न्यायालय में केस करना होगा। इसका जो बी ऑप्शन है, कब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, धारा 37 एसआरए 1963 के अंतर्गत बाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश जाना जाता है। दोस्तों धारा 37 में अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन होगा अस्थायी व्यादेश, क्योंकि इसे धारा 37 के सब क्लॉज 1 से पूछा गया था। इसके बाद अगला, एसआरए की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा डिक्री है, ना तो अपील योग्य होती है ना तो उसका पुनर्विलोकन हो सकता है, केवल रिवीजन हो सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। आपसे पूछा जा सकता है धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश का रिवीजन क्या हो सकता है, तो आपको टिक करना है हाँ रिवीजन हो सकता है। इसके बाद अगला, धारा 37 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत बाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश है, अस्थायी व्यादेश होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, अस्थायी व्यादेश। इसके बाद अगला पूछा गया, एसआरए 1963 के अंतर्गत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है? ये ऑप्शन ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्टता पालन प्रवर्तनीय है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, यदि किसी मामले में धारा 40 एसआरए के तहत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों और दायित्वों का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय समुचित मामले में उक्त अंश को निरस्त करते हुए
शेष पर आश्रित होने निर्दिष्ट कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय के लिए है। दोस्तों, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना है या नहीं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। विवेकाधीन अधिकार है न्यायालय का। इसके बाद अगला पूछा गया था, धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, कब्जा प्राप्त करने के लिए वह उसे अपना पूर्विक कब्जा सिद्ध करना होगा। यानी कि उस व्यक्ति को अपना पूर्व का कब्जा प्राप्त करना होगा कि वह व्यक्ति पूर्व में उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए था। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है उसे अपना पूर्विक कब्जा सिद्ध करना होगा, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला, विक्रय की संविदा के पालन के बाद में सफल होने के लिए वादी को यह प्रकथन कर साबित करना होगा कि उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद है। यहाँ दोस्तों रजामंद आया है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत लिखित व्यवस्थापन नहीं है। इसे जो व्यवस्थापन है इसे धारा 2B में परिभाषित किया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है, जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित नियामित होता है, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, विक्रय की संविदा पर आधारित बाद में वादी के विखंडन की याचना निम्न अनुसार कर सकता है। ए ऑप्शन कहता है विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना के विकल्प पर, बिल्कुल सही होगा बी। कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट पालन के जयपत्र पारित होने के पश्चात भी, बिल्कुल सही है सी। यदि वह उसके द्वारा शून्य करनी है, ये भी सही है। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारिता विवेकीय है और न्यायालय ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है, केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। ये शब्द विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा से लिया गया है? इसे लिया गया है धारा 20 से, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 39 संबंधित है। धारा 39 संबंधित है आज्ञापक व्यादेश से, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है आज्ञापक व्यादेश बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जहाँ किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावे में संविदा के या उसके किसी भाग को खारिज कर दिया जाता है, तब भंग के लिए प्रतिकर का वाद वर्जित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई घोषणा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
पहला, घोषणा वाद के पक्षकारों और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को आबद्ध करती है। दूसरा, घोषणा उन सभी व्यक्तियों को आबद्ध करती है जिन्हें दावे की जानकारी थी और जानते हुए वे उसमें पक्षकार नहीं बनते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसका पहला सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है। व्यादेश दोस्तों इन 3 कंडीशन में अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, वादी द्वारा लंबे कब्जे के आधार पर बिना स्वाप्त के स्थायी निषज्ञा का वाद उसे बेकब्जा न करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है, विधि कब्जे का आदर करती है, इसलिए वादी को बिना विधि की प्रक्रिया से बेकब्जा नहीं किया जाता। बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, एक व्यादेश जारी किया जा सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है, बाद में विवादग्रस्त संपत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में सदोष विक्रय को रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, बी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत बी निर्दिष्ट अनुतोष दिया जा सकता है। दोस्तों इसे जो पूछा गया था धारा 4 से, धारा 4 बात करती है सिविल अधिकारों के बारे में, दंडिक अधिकारों के बारे में नहीं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। इसके बाद अगला पूछा गया, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे की राशि का निर्धारण अदालत को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है धारा 73 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? इसका सी ऑप्शन है, जो अनुबंध के हिस्से का विशिष्ट निष्पादन से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निरसन के विषय में अदालत द्वारा निर्णय नहीं भी लिया जा सकता है जहां अभियुक्ता ने स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से अनुबंध की पुष्टि की है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जा सकती है? इसका जो ए ऑप्शन है, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार को लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जा सकती है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार है, वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकता है? जो सिविल प्रक्रिया संहिता में विधि बताई गई है 1908 सीपीसी के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है,
इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध विशेष रूप से परिवर्तनीय नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है, एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति के अनुसार अधार्य है और व्यक्तिगत योग्यता पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे को फिर से प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा 6 महीने है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है, बेदखली से 6 महीने बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, अनुबंध का विशिष्ट पालन संभाव्यता लागू नहीं हो यदि मुआवजा का पैसा पर्याप्त राहत है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जब कोई साधन पक्षों की धोखाधड़ी या आपसी गलती के चलते वास्तविक अभिप्रायों को अभिव्यक्त नहीं करता, तब निम्न में से कौन सा समाधान उपलब्ध है। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सी ऑप्शन है, जिस इकरारनामे के गैर प्रदर्शन की स्थिति में धन के रूप में मुआवजा पर्याप्त है, वह विशेष रूप से परिवर्तित नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए नामक गायक ने प्रदर्शन देने के लिए बी के साथ अनुबंध किया है, बाद में ए अनुबंध का उल्लंघन करता है, बी के लिए क्या उपाय उपलब्ध है। ए नाम का व्यक्ति है जो गायक है, बी नाम के व्यक्ति के साथ संविदा करता है, लेकिन ए नाम का व्यक्ति है जो उल्लंघन करता है उस संविदा का, तो बी नाम का व्यक्ति क्या कर सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है, बी ए के नुकसान का दावा कर सकता है। जो बी है, ए के नुकसान का दावा कर सकता है न्यायालय में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, जब लिखित रूप में एक लिखित द्वारा वास्तविक इरादा व्यक्त नहीं होता है तो कोई भी पक्षकार निम्न के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। इसका जो बी ऑप्शन है, लिखित का संशोधन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा उपाय विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है। इसका जो डी ऑप्शन है, रिट जारी करना नहीं दिया जा सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रिट जारी करना। इसके बाद अगला पूछा गया, विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन परिवर्तनीय नहीं है। यह धारा 10 में बताया गया है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, एसआरए से इतने ही 66 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो 2015 से लेकर 2022 तक एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में और एमपी एडीजे तथा एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपने अगर इन 66 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को
बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।